सनी कीचड़ में लेटा हुआ आसमान देख रहा था। उसे सांस भी नहीं लेना पड़ा क्योंकि पूरी लड़ाई शुरू से अंत तक सिर्फ 10 सेकंड चली थी। कोई मरा नहीं था, घायल नहीं हुआ था, यहां तक कि किसी को खरोंच तक नहीं आई थी। खैर, स्कैवेंजर को छोड़कर ये बिल्कुल भी उसकी उम्मीदों में नहीं था। उसने एक नज़र उस मॉन्स्टर की लाश पर डाली, ये पक्का करने के लिए कि वो सच में मर चुका है। फिर रून्स बुलाकर अपनी शैडो फ्रैगमेंट्स की गिनती देखी। Shadow fragments, 16 1000s. ये सच ही था। वो शक्तिशाली अवेकन बीस्ट इतनी आसानी से खत्म हो गया। और भले ही नेफिस ने ज्यादातर काम किया था, लेकिन आखिरी बार सनी ने ही किया था। ऐसा हमेशा क्यों नहीं हो सकता? सनी उठ खड़ा हुआ और एज़्योर ब्लेड को गायब कर दिया। फिर उसे मास्टर जेट की कही बात याद आई। ड्रीम रेल में कोई भी अकेले जिंदा नहीं रह सकता। उस समय सनी ने उसकी सलाह को बस सुना था, लेकिन सच में माना नहीं था। आखिरकार उसने हमेशा खुद पर ही निर्भर रहना सीखा था, किसी और पर निर्भर न होने का। सनी के दिमाग में यही असली ताकत का मतलब था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी सोच शायद गलत थी। सच में यहां अपने बोझ किसी और के साथ बांटना स्वर्ग और नर्क का फर्क ला सकता था। अगर वो अकेला होता तो एक स्कैवेंजर से लड़ना भी उसका अंत हो सकता था। उसी तरह भले ही नेफिस सनी से कहीं ज्यादा कुशल थी, लेकिन उस आर्मर्ड मॉन्स्टर को अकेले हराना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता, क्योंकि उसका सबसे कमजोर हिस्सा उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन दोनों ने मिलकर आसानी से उसे खत्म कर दिया। पूरा हिस्सा उसके अलग अलग हिस्सों से ज्यादा मजबूत था, यानी संख्या में वो ताकत थी जो अकेले की शक्ति से बढ़कर थी। इस लिहाज से किसी समूह पर निर्भर होना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत का अहम हिस्सा था। अकेले भेड़िए हमेशा नुकसान में रहते हैं। ये एक और सीख थी। मानो मेरे पास कोई और विकल्प था। वो नेफिस के पास गया और देखा कि वो ठीक है या नहीं। उसके सीवीड से बने कपड़ों को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन और सब कुछ ठीक था। नेफिस ने सनी की तरफ देखा। Memory? सनी ने सिर हिलाया। नेफिस ने आह भरी। लगता था कि वो अपनी आमर पाने के लिए बेचैन थी। अगर सनी एक जेंटलमैन होता तो शायद उसे पपटियर श्राउड थोड़े वक्त के लिए देने का सुझाव देता, लेकिन अफसोस वो नहीं था। वो आर्मर बेहद कीमती था और सनी को बहुत मेहनत से मिला था। ऊपर से चेंजिंग स्टार के उलट सनी का सीवीड लॉइन क्लॉथ पहनना न तो अच्छा लगता और न ही किसी को देखना पसंद आता, तो उसने कुछ कहा ही नहीं। इस बीच नेफिस स्कैवेंजर की लाश का कवच तोड़ने में लग गई। चमकता हुआ सोल शार्ड अब उसके हाथ में था। बिना कुछ कहे उसने वो सनी की तरफ उछाल दिया। सनी ने उस क्रिस्टल को पकड़ा और हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम मुझे क्यों दे रही हो? नेफिस ने पलकें झपकाईं और कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने बड़े ही साधारण लहजे में कहा, मेरे पास पॉकेट्स नहीं है। ओह। थोड़ा हैरान होकर सनी ने सोल शार्ड अपने रक्सैक में डाल लिया। लेकिन वो अब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रही है? उसने मुंह खोला ही था पूछने के लिए, तभी नेफिस को कुछ याद आया और उसने जोड़ दिया, हम बाद में स्पॉइल्स बांट लेंगे। ठीक है। नेफिस फिर थोड़ी देर सोचकर कैसी की तरफ मुड़ी और बोली, मैं केयरफुल थी। फिर वो मुस्कुराई। Your shadow grows stronger. Your shadow grows stronger. Your shadow grows stronger. सनी को बीच बीच में खुशी और चिढ़ दोनों हो रही थी। पूरे दिन में उन्होंने 3 और स्कैवेंजर्स मार गिराए, हर बार बिना किसी खतरे के, बस नेफिस को छोड़कर। तरीका लगभग वही था, पहले मॉन्स्टर ढूंढना, फिर सनी छाया में छिप जाता और नेफिस बेट का काम करती। उसके बाद सही वक्त आते ही सनी चुपचाप पास जाकर एज़्योर ब्लेड से सही वार करता और लड़ाई खत्म। सनी सोच रहा था, क्या यही एहसास होता है मेन हीरो की पार्टी में रहने का? किसी और के लिए शायद कैस्टर को छोड़कर ऐसे खतरनाक अवेकन बीस्ट के सामने नाचना मौत बुलाने जैसा होता। लेकिन नेफिस ने ये काम बार बार किया, बिना ज्यादा थकान दिखाए। और मजे की बात यह थी कि उसने कोई एस्पेक्ट एबिलिटी का इस्तेमाल ही नहीं किया। उस लिहाज से तो कैस्टर भी इतना अच्छा नहीं कर सकता था। वो तेज, शांत और बेहद सटीक थी। उसका हर कदम सोच समझकर रखा हुआ, बिल्कुल सही समय पर होता। उसे जैसे स्वाभाविक रूप से कॉम्बैट का फ्लो और लॉजिक समझ आता था, जिससे वो अंदाजा लगा लेती कि अगले पल माइंडलेस बीस्ट्स क्या करेंगे। फिर बस शारीरिक ताकत की जरूरत होती, जिससे वो बच निकलती और कभी कभी उन्हें मैनिपुलेट भी कर लेती। सनी हमेशा जानता था कि स्किल और एक्सपीरियंस रॉ पावर से ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन नेफिस को लड़ते देख वो साफ समझ गया कि उनके बीच का फर्क कितना बड़ा है। भले ही उसका डिवाइन एस्पेक्ट उसे नेफिस से ज्यादा ताकत और गति दे देता हो, मगर असली लड़ाई में उसका कोई चांस नहीं था। हाँ, वो भी हर इनकाउंटर में अहम था। उसका फिनिशर वाला रोल मामूली नहीं था। कोई और 4 वार में 4 किल्स नहीं कर सकता था। उसे किसी बड़ी टेक्निक की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, मगर वो फिर भी अनुभवी लड़ाकू था। उसका शरीर कोऑर्डिनेट अच्छा करता था, कॉम्बैट इंट्यूशन बढ़िया था, और सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग ठंडा रहता था। और स्कैवेंजर्स को ढूंढने का काम तो उसके शैडो ने किया ही था। कुल मिलाकर ये बराबरी जैसा सहयोग था। लेकिन नेफिस की लड़ाई देखना उसे सोबर कर देता। खुद को ज्यादा उदास होने से रोकते हुए सनी ने रून्स बुलाए। Shadow fragments 22 1000s. 8 फ्रैगमेंट्स आज। काफी बढ़िया। इस वक्त वो लैब्रिंथ के रास्ते के किनारे खड़े थे, जो सीधे हेडलेस नाइट की विशाल मूर्ति तक जाता था। उनके और मूर्ति के बीच स्कैवेंजर्स का एक झुंड था, जो आराम से गुजर रहा था।
सूरज ढलने वाला था, लेकिन थोड़ा वक्त बाकी था। धीरे धीरे मिनट बीतते गए। फिर नेफिस ने चलने का इशारा किया। कैसी को सहारा देते हुए सनी चेंजिंग स्टार के पीछे चला और जल्दी ही उन्होंने लैब्रिंथ और स्टैच्यू के बीच का खुला मैदान पार कर लिया। अब बस उन्हें ऊपर चढ़ना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 200 मीटर ऊंची मूर्ति पर चढ़ना वैसे ही मुश्किल था, ऊपर से कैसी को साथ ले जाना भी जरूरी था। उसे नीचे छोड़ना सुरक्षित नहीं होता। आखिर में नेफिस और सनी ने बारी बारी से रस्सी खींचकर उसे ऊपर चढ़ाया। कैसी पत्थरों से लटक जाती और इंतजार करती जब तक वो लोग ऊपर चढ़ते, फिर प्रक्रिया दोहराई जाती। ये धीमा और थकाऊ काम था। आखिर में सनी की मांसपेशियां जलने लगी थीं, लेकिन अंधेरे पानी से पहले वो सुरक्षित ऊपर पहुंच गए। रात ढलते ही तीनों स्लीपर्स गोल पत्थर के प्लेटफॉर्म के बीच में बैठकर आराम करने लगे। आग जलाने का सामान उनके पास नहीं था और अब देर भी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सूखे मांस की पट्टियां चबाईं और लिमिटलेस वाटर की बोतल एक दूसरे को थमाई। कुछ देर बाद नेफिस ने सनी को इशारा किया कि दिन भर का स्पॉइल्स निकालो। उसने 4 चमकते सोल शार्ड्स निकाले और जमीन पर रख दिए। बिना किसी चर्चा के चेंजिंग स्टार ने 2 शार्ड्स उसकी तरफ सरका दिए और 2 अपने लिए रख लिए। फिर उनमें से एक उसने कैसी को दे दिया। सनी चुपचाप देखता रहा जब तक नेफिस और कैसी ने अपने सोल शार्ड्स अब्जॉर्ब कर लिए। वो अब भी अपने शार्ड्स को छुए बिना बैठा था। कुछ देर बाद उसने एक और क्रिस्टल रक्सैक से निकाला और तीनों नेफिस की तरफ सरका दिए। चांदी जैसे बालों वाली लड़की ने उसे हैरानी से देखा। मजबूत नहीं होना चाहते? सनी मुस्कुराया। बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन अभी ये शार्ड्स मेरे किसी काम के नहीं। साफ है कि हमारी टीम की मेन फाइटिंग फोर्स तुम हो। उसने लंबी सांस ली। जितनी तुम स्ट्रांग होगी उतने हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। और ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रेड है। नेफिस ने भौं उठाई। एक ट्रेड? तुम क्या चाहोगे? सनी ने कुछ सेकंड सोचा और बोला, बात सीधी है। मैं तुम्हें ये सोल शार्ड्स दूंगा और कासल तक के रास्ते में जितने शार्ड्स कमाऊंगा वो भी। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसके बदले तुम मुझे फाइट करना सिखाओगी। नेफिस ने उसकी तरफ देखा और सोच में पड़ गई। इस बार वो हमेशा से भी ज्यादा देर तक चुप रही। सनी को उसके नजरों के नीचे हल्की घबराहट महसूस हुई। उसे पता था कि उसकी परख की जा रही है। चेंजिंग स्टार की काबिलियत और नजर के सामने ये सोचना मुश्किल नहीं था कि उसने उसकी लड़ाई की परफॉर्मेंस से कितना कुछ देख लिया होगा। उसका मौजूदा लेवल और आने वाला फ्यूचर दोनों शायद उसके सामने बिल्कुल साफ हो गया था। क्या ये इतना काफी था कि वो उसे सिखाने लायक समझे? कुछ देर बाद नेफिस ने सोल शार्ड्स उठा लिए और सिर हिलाया। ठीक है। सनी मुस्कुराया, अपने आप को एक कामयाब सौदे पर बधाई देते हुए। उसे बहुत कुछ मिला और खोया बहुत कम। ऊपर से उसने नेफिस और कैसी दोनों के सामने अपनी थोड़ी अच्छी छवि भी बना ली। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया रहा। तो कब शुरू करेंगे? नेफिस ने कंधे उचकाए। अभी अभी। सनी ने सूरज की तरफ देखा जो लगभग डूब चुका था। क्या वो पूरी अंधेरे में ट्रेनिंग करने वाले थे? ये तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन चेंजिंग स्टार, हम कुछ बातों से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी होगा। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, कैसी तुम भी सुनो। सनी और कैसी दोनों ने नेफिस की तरफ रुख किया, जैसे 2 आज्ञाकारी छात्र। उम्र में सब लगभग बराबर थे, लेकिन मार्शल प्रोवेस के मामले में उनके साथी की अथॉरिटी उतनी ही दूर थी जितनी किसी ड्रैगन की ताकत किसी कीड़े से। नेफिस ने कुछ पल सोचा और कहा, लड़ाई की मास्टरी 2 हिस्सों में बंटी होती है। एक है शरीर, दूसरा है दिमाग। शरीर को ट्रेन करना मुश्किल जरूर है, लेकिन आसान भी है। बस बार बार दोहराना और एक्सपीरियंस चाहिए। लड़ाई में चीजें इतनी तेज होती हैं कि तुम हर डिटेल के बारे में उस वक्त सोच ही नहीं सकते। इसलिए टेक्निक तुम्हारी हड्डियों और मांसपेशियों में होनी चाहिए, इतनी गहरी कि वो लगभग इंस्टिंक्ट बन जाए। वो रुकी। शुरुआती नतीजे रेपिटेशन से मिल सकते हैं, फिर उसे एक्सपीरियंस से मजबूत करना पड़ता है। जितना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस होगा उतना गहरा टेक्निक शरीर में उतरेगा। कोई और रास्ता नहीं है। 1000 घंटे की ट्रेनिंग का असर उतना नहीं होगा जितना एक असली फाइट का। जो लोग अनगिनत लड़ाइयों से बचकर निकलते हैं वही सच में शरीर पर कमांड हासिल कर पाते हैं। ये सब एक साथ बहुत लॉजिकल भी लग रहा था और बेकार भी। एक तरफ प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट की बात बिल्कुल सही थी, दूसरी तरफ चेंजिंग स्टार की बातों से लग रहा था कि वो सारे ऊंचे लेगेसीज जो सालों ट्रेनिंग करते हैं बस मासूम बच्चे हैं, क्योंकि असली बैटल एक्सपीरियंस तो उनके पास नहीं होता। लेकिन फिर उसने हर किसी को आसानी से हरा दिया था सिवाय कास्टर के, तो शायद ये सच ही हो। मगर सवाल उठता था, आखिर नेफिस ने किस तरह की जिंदगी जी है कि इतनी कम उम्र में उसके पास इतना रिच बैटल एक्सपीरियंस है? क्या मुझे उसे प्रिंसेस कहना बंद कर देना चाहिए? नेफिस ने फिर कहना जारी रखा, दिमाग को ट्रेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम एक लेवल पार कर जाते हो तब असली लड़ाई दिमाग में ही होती है। नतीजा अक्सर शरीर के मूव करने से पहले तय हो चुका होता है, और दिमाग को मास्टर करने का पहला कदम है कॉम्बैट के असली सार को समझना। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। उसने दोनों को देखा और पूछा, तुम्हारे हिसाब से वो एसेंस क्या है? सनी हिचकिचाया, कॉम्बैट का एसेंस? ये क्या हो सकता है?
अगर कोई और लेगेसी होता तो शायद वो बेवकूफ़ी भरा जवाब देता, जैसे सम्मान, वीरता या कर्तव्य। लेकिन सनी जानता था कि नेफिस वैसे एरिस्टोक्रेट्स जैसी नहीं है। वो खाली शब्दों को नहीं मानती। कुछ देर बाद कैसी ने जवाब दिया, Victory. और उसी वक्त सनी ने कहा, Survival. चेंजिंग स्टार ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने अपनी गर्दन को मलते हुए उन्हें ठंडी तेज नजरों से देखा। कॉम्बैट का असली एसेंस है मर्डर। कैसी सिहर गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सनी थोड़ा भौहें चढ़ा बैठा। नेफिस ने मगर परवाह नहीं की। उसी शांत लहजे में आगे बोली, सबसे गहरे स्तर पर बस यही होता है। तुम अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हें। आखिर में तुम में से एक मारा जाएगा और दूसरा हत्यारा बनेगा। बाकी सब बस शोर है। उसके शब्द सनी के दिल में गहराई तक उतरे और वहां गूंजने लगे, जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो। स्टाइल मायने नहीं रखता, वेपन्स मायने नहीं रखते, कारण और इरादे भी मायने नहीं रखते। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आखिर में कौन खड़ा रह गया। इस तरह लड़ाई में तुम्हारा हर काम बस दो मकसद पूरा करता है, या तो दुश्मन को मारना या खुद को उसके हाथों से बचाना। नेफिस ने नजरें झुका लीं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारे पास दिमाग को मास्टर करने की क्लैरिटी होगी। उसके बाद सनी देर तक सो नहीं पाया। वो ठंडी चट्टान पर लेटा अंधेरे में घूरता रहा और नेफिस की बातें सोचता रहा। दोहराव, अनुभव, स्पष्टता, ये तीन चाबी थीं एक डरावना वॉरियर बनने की। सब जरूरी थे, लेकिन आखिरी सबसे उलझन भरा था। क्या सचमुच जैसा चेंजिंग स्टार ने कहा वैसा ही है? क्या एक वॉरियर होने के मूल में सिर्फ ठंडी हत्या की इच्छा है? उसे अंदर से लग रहा था कि ये सच है। ये निर्मम सच्चाई उसके जीवन के अनुभवों का ही निचोड़ थी। आखिर उसके लिए जिंदगी हमेशा सर्वाइवल की लड़ाई ही रही थी। कोई जीतता था और कोई हारता था। जो जीतता वो कुछ और दिन जिंदा रहता, और जो हारता उसका क्या हुआ किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आम लोगों के लिए जिंदगी और कॉम्बैट अलग थे, लेकिन अवेकेंड के लिए उनका तो मकसद ही नाइटमेयर क्रीचर्स से लड़ना था। कुछ ही लोग इस किस्मत से बच सकते थे। अकेडमी आने के बाद सनी ने सोचा था कि उसने सर्वाइवल की लगातार लड़ाई से छुटकारा पा लिया है, मगर अब लगता था कि उसने बस एक लड़ाई के बदले दूसरी लड़ाई चुन ली थी। ये सोच उसे बेचैन कर रही थी। लेकिन अगर वो इसे दूसरे नजरिए से देखे तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पहले से ही एक बड़ा एडवांटेज था? ज्यादातर लोग स्पेल के चुने जाने के बाद मजबूरी में इस बेरहम जिंदगी को अपनाते थे, लेकिन वो तो हमेशा से ऐसे जी रहा था। क्या वो दरअसल उन गिने चुने लोगों में से था जो अवेकेंड बनने के लिए बिल्कुल सूटेड थे? इस सोच के साथ सनी नींद में डूब गया। सुबह सुबह उसे एक चीर देने वाली चीख ने जगा दिया। सनी बिना पूरी तरह जागे ही पैरों पर खड़ा हो गया। न जाने कैसे एज्योर ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में थी। उसकी शैडो उसके पास मंडरा रही थी, तैयार थी, या तो तलवार के चारों ओर लिपटने के लिए अगर उसे हमला करना पड़े, या फिर उसके शरीर के चारों ओर अगर पहले ही बहुत देर हो चुकी हो। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। नेफिस पास ही थी, उसकी लॉन्ग स्वर्ड रक्षात्मक मुद्रा में उठी हुई। कैसी कहाँ है? उसे डर था कि कहीं सामने अंधेरे से कोई विशाल टेंटिकल्स उनकी ओर न बढ़ रहे हों। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरब का आसमान बस हल्का सा भोर का रंग लेने लगा था। कालेपन में थोड़ी सी धूसरता घुल रही थी, लेकिन उस अंधेरे में खतरे का कोई निशान नहीं था। आखिरकार उसने कैसी को देखा। वह प्लेटफॉर्म के किनारे लड़खड़ा रही थी। उसके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति थी। उसके बिखरे सुनहरे बालों के साथ वो हाथ फैलाकर इधर उधर टटोल रही थी, मानो रास्ता खो गई हो। लेकिन वहां कोई दीवार नहीं थी जिसे वो छू पाती। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खुला था और वहां से बस गिरना था काले उफनते पानी में। सनी को पता भी नहीं चला और वो दौड़ पड़ा। ये बहुत समझदारी की बात नहीं थी। आखिर उसे नहीं पता था कि कैसी चीखी क्यों थी और कहीं आसपास कोई छुपा हुआ खतरा तो नहीं। ऊपर से अभी भी अंधेरा था, नेफिस देख नहीं सकती थी। उसकी अचानक हरकत पर वो तलवार से वार भी कर सकती थी। ये सब अच्छे कारण थे पहले ठहर कर देखने के, लेकिन एकदम असामान्य और पूरी तरह गैर तार्किक तरीके से सनी ने सोचने से पहले ही काम किया। उसने कैसी को पकड़ लिया ठीक उससे पहले जब वो प्लेटफॉर्म से नीचे कदम रखती। उसे मजबूती से बांधकर वो अंधी लड़की को पीछे खींच लाया। मैंने पकड़ लिया है उसे, सनी चिल्लाया, चेंजिंग स्टार को बताने के लिए कि तलवार से वार करने की जरूरत नहीं। और फिर धीमी आवाज में कैसी से कहा, मैंने पकड़ लिया है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। उसे कैसी का कांपता शरीर महसूस हुआ और उसने फिर से चारों ओर नजर दौड़ाई, समझने के लिए कि उसे इतना डराया किसने। लेकिन कुछ भी नहीं था। नेफिस भी उसी कारण से समुद्र को सुन रही थी। कुछ पल बाद उसने पूछा, तुम्हें कुछ दिख रहा है? सनी ने बेबस होकर सिर हिलाया। नहीं। उसने कैसी को प्लेटफॉर्म के बीच में बैठने में मदद की। जब नेफिस ऊपर पहरा दे रही थी, सनी ने अंधी लड़की को देखा कि कहीं उसके शरीर पर कोई चोट तो नहीं। सब ठीक था, कहीं घायल नहीं है। चेंजिंग स्टार ने नीचे देखा। उसका चेहरा भले ही भावहीन रहा, लेकिन सनी समझ सकता था कि वो थोड़ी असहज थी। 1-2 सेकंड बाद उसने कुछ ऐसा पूछा जो शायद उसका शांत स्वर था,
लेकिन वो लगभग वैसा ही सुनाई दिया जैसा हमेशा। कैसी? क्या हुआ? जादू की तरह। ये सुनकर कैसी थोड़ा शांत हुई, कम से कम इतना कि कांपती आवाज में बोल सकी। कैसी ने एक हाथ फैलाया और नीचे इशारा किया। वो सिर मैंने देखा। ओह देवताओं! सनी ने माथे पर बल डाला और नेफिस की ओर देखा। क्या उसने कोई विजन देखा, अतीत का? लंबे कद वाली लड़की कुछ देर चुप रही। पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दोनों कैसी की ओर देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। चूंकि आसपास कोई साफ खतरा नहीं था, दोनों बारी बारी उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस एक वाक्य के बाद कैसी चुप हो गई और दोबारा बोलने से इनकार कर दिया। कुछ भी काम नहीं आया। कुछ देर बाद नेफिस ने लंबी सांस छोड़ी। उसे अभी छोड़ दो, शायद उसे समय चाहिए। सनी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सच कहें तो उसके पास भी कोई उपाय नहीं था। आखिरकार उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं नजर रखूंगा। लेकिन चेंजिंग स्टार की और योजना थी। जब सूरज उग रहा था और उफनती लहरें पीछे हट रही थीं, नेफिस ने कैसी को थोड़ा अकेला छोड़ने का फैसला किया और सनी को प्लेटफॉर्म के किनारे ले आई। लेकिन उसने हमेशा अंधी लड़की को अपनी नजर के कोने में बनाए रखा। कैसी घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन शरीर में आती जाती हल्की थरथराहट बता रही थी कि वो जाग रही थी। सनी की आंख फड़क गई। क्या तुम पक्के हो उसे ऐसे ही छोड़ना ठीक है? नेफिस ने उसे जटिल नजर से देखा, फिर थोड़ी सोचकर जोड़ा। कैसी स्ट्रांग है। सनी को समझ नहीं आया क्या कहे। अगर चेंजिंग स्टार किसी को स्ट्रांग मानती है तो शायद वे सचमुच स्ट्रांग हों। लेकिन जब वो उस नाजुक सुंदर अंधी लड़की के बारे में सोचता तो स्ट्रांग आखिरी शब्द होता जो दिमाग में आता। क्या वो हमेशा उनकी मदद पर निर्भर नहीं रहती थी? लेकिन फिर भी ताकत कई तरह की होती है। कैसी अभी भी जिंदा और होश में थी, अपनी भयानक फ्लॉ के बावजूद। कितने लोग ऐसा कर पाते? अगर तुम कहती हो तो। फिर नेफिस ने उसे एजोर ब्लेड बुलाने को कहा। तलवार का कुछ देर निरीक्षण करने के बाद उसने सिर हिलाया और अपनी लॉन्ग स्वर्ड हवा से निकाली। आकार के बावजूद वो एक बेहद सुंदर हथियार था। लंबी, दोधारी धार एजोर ब्लेड से कहीं लंबी थी। नुकीला सिरे बेहद तीक्ष्ण और संतुलित था। पूरी तलवार साधारण क्रॉस आकार के गार्ड और पॉमल समेत चांदी की बनी लगती थी और सुबह की हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। हैंडल काले चमड़े से मजबूती से लिपटा था। दोनों तलवारों को साथ रखकर नेफिस बोली, तुम्हारी तलवार एक हाथ से इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इसकी असली क्षमता दोनों हाथों से पकड़ने पर आती है। ये मुख्यतः काटने और अलग करने के लिए बनी है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊपर है। हालांकि ये भेदने में भी सक्षम है। फिर उसने अपनी ओर इशारा किया। मेरी तलवार थोड़ी अधिक बहुउपयोगी है। ये काटने और भेदने दोनों के लिए बनी है और इसमें 2 धार हैं। लेकिन इन दोनों तलवारों को चलाने का मूल सिद्धांत एक जैसा है। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी, एक गार्ड के पास और दूसरा पॉमल के पास। फिर उसने नीचे की ओर वार किया। ये लेवरेज आधारित हथियार हैं। जब दोनों हाथों से पकड़े जाते हैं, एक हाथ धक्का देता है। उसने गार्ड के पास वाला हाथ नीचे धकेला, जबकि दूसरा हाथ खींचता है। पॉमल के पास वाला हाथ एक साथ हैंडल को ऊपर खींचता है, जिससे तलवार को असाधारण गति मिलती है। यही तरीका है ताकत पैदा करने और शक्तिशाली वार करने का। अब तुम्हारी बारी। सनी ने अपनी तलवार देखी और दोनों हाथों से पकड़कर नेफिस की मुद्रा की नकल की। फिर उसने उसे उठाकर नीचे की ओर वार किया, ध्यान रखते हुए कि निचला हाथ ताकत बढ़ाए। चेंजिंग स्टार ने उसे गौर से देखा। तुम्हें समझना होगा कि वार हाथों से नहीं आता, यह पूरे शरीर से आता है। ताकत पैरों से, कमर से, धड़ से, कंधों से आती है और अंत में हाथों तक पहुंचती है। ऐसे। उसने फिर से नीचे की ओर वार दिखाया। इस बार सनी ने सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि चेंजिंग स्टार के पूरे शरीर की मुद्रा और हरकतों पर ध्यान दिया। वो लड़ाई में नौसिखिया नहीं था। सहज रूप से वो पहले से जानता था कि मुक्का कैसे मारा जाता है, भले ही पहले उसके शरीर में ताकत कम थी। तलवार से वार करने के सिद्धांत लगभग वैसे ही थे, इसलिए उसने जल्दी ही मूलभूत बात समझ ली। उसने कुछ और बार साधारण नीचे की ओर वार किया। हर बार नेफिस उसे सुधारती और उसकी गलतियां बताती। कुछ देर बाद वो आखिरकार उसकी मुद्रा से संतुष्ट हुई। सनी ने मुस्कुराते हुए अपनी सफलता पर गर्व किया। नेफिस ने उसे सोचती नजर से देखा और सिर हिलाया। अब इसे 1000 बार और करो। सनी की मुस्कान जम गई। 1000? उसने 1000 कहा। वह पलकें झपकाने लगा। माफ करना, कितनी बार? चेंजिंग स्टार ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा। खैर, आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हाँ, बस 1000। हाँ, बस 1000 है ना? सनी ने जबरदस्ती विनम्र स्वर में कहा। समझ गया। ठीक है। जब नेफिस वापिस कैसी के पास बैठने चली गई तो सनी समुद्र की ओर मुड़ा और अपनी तलवार उठाई। 1। एजोर ब्लेड ने हवा चीरते हुए सीटी बजाई। उसने फिर उठाया। 2। धक्का और खींचना, ऐसे ताकत पैदा होती है। 3। पूरे शरीर से वार करो, सिर्फ हाथों से नहीं। 4।
सनी ने बार बार तलवार उठाई और नीचे गिराई। आखिरकार उसके मन में बस एक ही बात रह गई, दोहराव, अनुभव, स्पष्टता। दोहराव। जब तक उसने 1000 बार पूरे किए, कैसी आखिरकार बोलने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसके शरीर का लगभग हर एक मांसपेशी दर्द से करा रहा था। फिर भी सनी लड़खड़ाते हुए लड़कियों के पास आया और जमीन पर लेट गया। थोड़ा सांस पकड़ने के बाद उसने कैसिया की तरफ देखा। कैसी, तुम थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हो? कुछ पल बाद अंधी लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। ये तो राहत की बात है। वो थोड़ा असहज होकर रुका। कैसिया की हालत अब भी ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखों में दूर का और खोया हुआ भाव। उसका शरीर कम से कम अब कांप नहीं रहा था। सनी को लोगों से बात करना अच्छा नहीं आता था, उन्हें दिलासा देना तो और भी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने नेफिस की तरफ देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। कौन सोच सकता था कि एक दिन वो सबसे ज्यादा सोशेबल इंसान साबित होगा। क्या मजाक है? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? कैसी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, जैसे सवाल सुनकर उलझ गई हो। फिर अचानक हांफी और आंखें बड़ी हो गईं। ओह, माफ करना। हाँ, बिल्कुल। उसने लिमिटलेस वाटर बॉटल को समन किया और सनी को दिया। सनी ने कृतज्ञ मुस्कान के साथ लिया और कुछ घूंट लालच से पीकर बॉटल नेफिस को दी। अंत में वो कैसी के पास वापस आ गई। तुम भी थोड़ा पी लो। उसने पी लिया। तब सनी ने असहज होकर कैसी के कंधे पर हाथ रखा। अब सब ठीक लगता है। क्या तुम्हें कोई नया विजन आया था? हमें बता सकती हो, अगर चाहो तो। कैसी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पक्का नहीं, शायद वो बस एक बुरा सपना था। सनी और नेफिस ने नजरें मिलाईं। दोनों को शक था कि ये सिर्फ सपना नहीं था। आखिर ड्रीम रियल में लोग आमतौर पर सपना नहीं देखते। अंधी लड़की ने जारी रखा, मुझे पूरा याद नहीं, सब टुकड़ों में है। सनी ने सावधानी से कहा, ताकि दबाव न पड़े। तुम बस जो याद है बता दो, हो सकता है हम सब मिलकर समझ पाएं। कैसी ने गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। लंबे विराम के बाद उसने हिम्मत जुटाई और बोली, शुरुआत में मैंने एक असीम डार्कनेस देखी जिसे 7 सील्स ने बांध रखा था। उस डार्कनेस में कुछ विशाल मचल रहा था। ऐसा लगा कि अगर मैं उसे सीधे देखूं तो पागल हो जाऊंगी। फिर एक एक करके सील्स टूटते गए। आखिर में बस एक बचा, और वो भी टूट गया। उसके शरीर में हल्का कंपन दौड़ गया। उसके बाद मुझे पता नहीं, जैसे मेरा मन 1000 टुकड़ों में बिखर गया हो। हर टुकड़े में अलग छवि थी, ज्यादातर अंधेरी और डरावनी। कुछ तो अब भूल भी चुकी हूं, बाकी में। कैसी चुप हो गई, याद करने लगी। मैंने फिर से ह्यूमन कैसल देखा, लेकिन इस बार रात थी। काले आसमान में एक अकेला तारा जल रहा था और उसकी रोशनी में वो कैसल अचानक आग की लपटों में घिर गया। उसके गलियारों में खून की नदियां बह रही थीं। मैंने सुनहरी कवच पहने एक लाश को सिंहासन पर बैठे देखा, एक औरत को जो ब्रॉन्ज स्पीयर लिए राक्षसों की लहर में डूब रही थी, और एक धनुर्धर को जो गिरते आसमान को अपने तीरों से भेदने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसने सिर उठाया, चेहरा भय से भरा। अंत में मैंने एक विशाल डरावना लाल स्पायर देखा। उसके आधार पर 7 कटे हुए सिर 7 ताले की रक्षा कर रहे थे, और उसके शीर्ष पर एक मरता हुआ एंजल था जिसे भूखी शैडोज निगल रही थीं। जब मैंने उस एंजल का खून देखा तो अचानक लगा जैसे मुझसे कोई अनमोल चीज छीन ली गई हो, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर मैंने इतना दुख, दर्द और गुस्सा महसूस किया कि मेरी बची हुई समझदारी भी गायब हो गई। उसी समय मैं जाग गई। शायद। नेफिस और सनी कुछ देर खामोश रहे, समझने की कोशिश में। अगर नेफिस को कोई अंदाजा था तो उसने जाहिर नहीं किया। सनी तो पूरी तरह खोया हुआ था। उसे इन सब प्रतीकों और अजीब छवियों का अर्थ निकालने का कोई सुराग नहीं मिला। पहले कैसिया का विजन सीधे साधे थे। उसने किला दिखाया और यहां तक कि उसकी दिशा भी, लेकिन इस बार उसका सपना बिखरा हुआ था, प्रतीकों से भरा और उलझा हुआ, किसी ढोंगी भविष्य वक्ता की तरह, बजाय किसी एस्पेक्ट एबिलिटी से मिले साफ विजन के। आखिरकार सनी ने आह भरी, शायद ये सच में बस एक नाइटमेयर था। तुम्हारे पहले वाले विजन्स ऐसे नहीं थे, है ना? कैसी ने चुपचाप सिर हिलाया। सनी ने सिर खुजलाया। देखो, ड्रीम रियल में लोग आमतौर पर सपने नहीं देखते, लेकिन तुम देखती हो। शायद कभी कभार रैंडम नाइटमेयर आना तुम्हारी एबिलिटी का साइड इफेक्ट हो। अंधी लड़की ने उसकी तरफ रुख किया, चेहरे पर थोड़ी राहत के साथ। तुम सच में ऐसा सोचते हो? सनी थोड़ा रुका, फिर सही शब्द खोजते हुए बोला, क्यों नहीं, ये भी तो संभावना है। लेकिन अंदर से उसे बेचैनी हो रही थी। मरता हुआ एंजल जिसे शैडोज खा रही थीं। ये इतना अशुभ क्यों लग रहा है? मुझे आगे से एंजल से दूरी ही रखनी चाहिए। अरे मेरी जिंदगी क्या हो गई है? अब ऐसा वाक्य कहना भी पागलपन नहीं लगता। इसके साथ ही वे नए दिन का स्वागत करने को तैयार हो गए। नए खतरे और दुर्लभ शार्ड्स। कुछ देर बाद वे पत्थर के मंच के पश्चिमी किनारे पर बैठे स्कैवेंजर्स को नीचे देखते रहे। सनी की शैडो आगे का रास्ता स्काउट करने में लगी थी। क्या हमेशा इतने ही रहते हैं? सनी ने नेफिस की तरफ देखा और सिर हिलाया। नहीं, पहले और भी ज्यादा थे।
अब लगभग कारकेस खत्म करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये रात तक बचेगा। मतलब कल तक ये सभी जानवर लैबिरिंथ में भटक रहे होंगे, जिससे उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि आज ही निकलें और कुछ दूरी बना लें स्कैवेंजर्स के खत्म करने से पहले। लेकिन बिना पहले रास्ता स्काउट किए कहीं बीच में फंसने का भी खतरा था। दोनों ही विकल्प जोखिम भरे थे। नेफिस ने माथा सिकोड़ लिया, शायद वही सोच रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कैसी इस स्टैच्यू के पास एक और रात गुजारे। हम अभी निकलते हैं। सनी ने कुछ सोचकर मुंह खोला, पर नीचे अचानक उठे हंगामे ने उसे रोक दिया। गायब होते समुद्र की तलहटी में टूटी मूंगे की पहाड़ियों के बीच विशाल शार्क जैसे दैत्य का आधा कार्कस अब लगभग साफ हो चुका था, और उसकी सफेद हड्डियों के बीच मिट्टी में कुछ चमक रहा था। दो बेहद बड़े चमकदार क्रिस्टल। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो? 2 ट्रांसेंडेंट सोल कोर्स के शार्ड्स। ट्रांसेंडेंट, और वो भी 2। अचानक उसके अंदर लालच और डर दोनों उमड़े। लालच क्योंकि ट्रांसेंडेंट सोल शार्ड्स बहुत दुर्लभ और कीमती होते हैं। डर क्योंकि वो शार्क असल में एक करप्टेड डेविल था। एक करप्टेड डेविल अगर सेंट या बहुत सारे अवेकन ना रोकें तो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। सनी को देर से एहसास हुआ कि पहले रात वो मौत के कितने करीब था। तो हमें चुप रहो और सुनो। उसने नेफिस की तरफ देखा और फिर दूर से आती स्कैवेंजर्स की आवाजों पर ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उसे उनमें असमानता महसूस हुई। नेफिस अचानक तन गई। वहां उसने लैबिरिंथ की दिशा में इशारा किया। सनी ने ध्यान लगाया और 2 विशाल छायाएं चौड़े रास्ते से निकलते देखीं। पल भर बाद वो जीव सामने आ गए। सनी ने गला निगला। धत! वो स्कैवेंजर्स जैसे लग रहे थे, पर पूरे नहीं। पहले तो वे बहुत बड़े थे, 3 मीटर से भी ऊंचे। उनका कवच गाढ़ा था, काले और लाल रंग का, जैसे किसी पुराने कवच को खून में भिगो दिया गया हो। जगह जगह कवच से नुकीले कांटे निकले थे, जिससे उनकी हर हरकत और भी खतरनाक लग रही थी। और भारी पंजों के बजाय उनके ऊपरी हाथ लंबे मुड़े हुए हड्डी के दरांती जैसे हथियारों में खत्म हो रहे थे। सनी की रीढ़ में ठंडी पसीना बहा। ये भला क्या चीज है? नेफिस ने सिर झुकाया। मॉन्स्टर्स होंगी। नाइटमेयर क्रीचर जिनके पास एक सोल कोर हो, उन्हें बीस्ट कहते हैं। वे खतरनाक होते हैं पर दिमाग नहीं होता। अगर उनमें दूसरा कोर विकसित हो जाए या बनाया जाए तो वे मॉन्स्टर बन जाते हैं। मॉन्स्टर और भी विनाशकारी होते हैं, और उनमें थोड़ी बहुत विकृत बुद्धि होती है। ये बीस्ट के एवोल्यूशन का अगला कदम होते हैं, और ये दोनों स्कैवेंजर्स के बड़े जानलेवा रूप लग रहे थे। सनी और नेफिस ने देखा कि दोनों मॉन्स्टर्स कार्कस की तरफ बढ़े। स्कैवेंजर्स साफ डर गए, जल्दी जल्दी हट गए। जो पीछे रह गए उन्हें बेरहमी से धक्का देकर या दरांती से काटकर अलग कर दिया गया। नीले खून की नदियां मिट्टी में बहने लगीं। ये क्या कर रहे हैं? क्या सोल शार्ड्स को अब्जॉर्ब करने आए हैं? आखिरकार मॉन्स्टर्स कार्कस तक पहुंचे। दोनों ने एक एक शार्ड उठाया, लेकिन अब्जॉर्ब करने के बजाय वो बस मुड़े और कीमती क्रिस्टल्स लेकर चल दिए। स्कैवेंजर्स रास्ता छोड़ते रहे, उनकी भूखी नजरें शार्ड्स पर टिकी रहीं। सनी ने पलकें झपकाईं और नेफिस की तरफ देखा। तो अब भी हम निकलें? चेंजिंग स्टार ने माथा सिकोड़कर सोचा। कुछ पल बाद सिर हिला दिया। हम कल निकलेंगे। फिर उसने पश्चिम की तरफ देखा, उन जाते हुए मॉन्स्टर्स को निहारते हुए। अपनी शैडो को इनके पीछे भेजो। पिछले कुछ दिनों में सनी ने जितने शैडो फ्रैगमेंट सोखे थे, उसकी वजह से शैडो कंट्रोल का दायरा थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि वो गहराई तक जाकर पूरे लैबिरिंथ की खोज कर सके। उसे बस इतना ही पता चल पाया कि 2 बड़े मॉन्स्टर्स किस दिशा में जा रहे थे। वे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। नेफिस को ये बताने के बाद सनी के पास और कुछ करने को नहीं था। आखिरकार उसने आराम करने का फैसला किया। अगला दिन मुश्किलों और खतरों से भरा होने वाला था, तो उसका शरीर जितना संभव हो सके उतना रिकवर कर ले, यही बेहतर था। कुछ देर बाद सनी पीठ के बल लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। कैसी उसके पास बैठी थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। नेफिस ध्यान कर रही थी। कम से कम ऐसा ही लग रहा था। सनी को तो ये भी नहीं पता कि शायद वो बस सो रही हो। थोड़ी देर बाद कैसी उसकी तरफ मुड़ी। सनी? उसने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। अंधी लड़की झिझकी। क्या तुम सोचते हो कि हम लोग वाकई घर लौट पाएंगे? सनी ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। कुछ सेकंड बाद उसने नजरें फेर लीं और फिर आसमान की तरफ देखने लगा। जरूर। कैसी मुस्कुराई। सच में ऐसा सोचते हो? क्यों? ये सब सवाल क्यों पूछ रही है? उसने लंबी सांस ली और सही शब्द ढूंढने की कोशिश की। उसकी वजह से। उसने नेफिस की तरफ इशारा किया, जानते हुए कि कैसी तो देख नहीं पाएगी, लेकिन चूंकि उस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर और कोई नहीं था, तो ये साफ था कि वो किसकी बात कर रहा है। मैं भी इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं। सच कहूं तो तुम्हें ड्रीम रियल में ले जाने के लिए हमसे बेहतर डुओ तुम्हें नहीं मिल पाता। अगर कोई बचकर निकल सकता है तो हम ही हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि घर लौटने के हमारे चांसेस काफी अच्छे हैं। कैसी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद के बारे में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा सोचते हो? आखिरकार तुम तो दूसरे से आखिरी स्थान पर थे। सनी ने कंधे उचकाए।
वो तो बस इसलिए कि किसी स्मार्ट इंसान ने मुझे लो प्रोफाइल में रहने को कहा था, वरना मैं और ऊपर रैंक करता। फिर हंसते हुए बोला, बहुत ऊपर, कम से कम तीसरे से आखिरी पर। अंधी लड़की हंस पड़ी। उसकी मधुर हंसी सुनकर सनी को बहुत अच्छा लगा। माइनस ड्रीम रियल में आने के बाद उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। ये देखकर अच्छा लगा कि लोग इतनी भयानक जगह पर भी थोड़ी सी खुशी बचाकर रख सकते हैं। सोचने पर आया, सनी ने पहली बार कैसी को हंसते हुए देखा था। अकेडमी में तो वो हमेशा सुस्त और उदास रहती थी, लेकिन अचानक कैसी का चेहरा उदास हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हें घर की सबसे ज्यादा याद किस चीज की आती है? सनी ने कोशिश की, लेकिन कुछ सोच नहीं पाया। उसे तो पक्का नहीं था कि असल दुनिया में उसका कोई घर है भी या नहीं। माइनस जो छोटा सा कमरा वो किराए पर लेता था, वो बस बारिश से बचने की जगह थी, और असल दुनिया भी उसके लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी। आखिरकार उसने कहा, मुझे किसी चीज की खास याद नहीं आती। कैसी हैरान रह गई। सच? तुम्हें अपने फैमिली की याद नहीं आती? सनी मुस्कुराया। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। शायद मेरी एक सिस्टर कहीं होगी, लेकिन हम कई सालों से मिले नहीं हैं। ओह। अंधी लड़की चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मुझे अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा याद आती है। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। सनी को समझ नहीं आया क्या बोले, तो वो चुप ही रहा। माँ पापा अभी मेरी वजह से कितने परेशान होंगे। परेशान नहीं बल्कि टूट चुके होंगे। उन्हें तो यही लगता होगा कि मैं अब तक मर चुकी हूं। सनी ने उसकी तरफ देखा और लंबी सांस छोड़ी। तुम्हें अपनी फैमिली से बहुत लगाव है? कैसी हैरानी से उसकी तरफ मुड़ी। बिल्कुल। क्या ये नॉर्मल नहीं है? सनी ने धूसर आसमान की तरफ देखा। हवा में बारिश की गंध थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। शाम को नेफिस ने सनी से फिर से 1000 वार करने को कहा। उसके बाद उन्होंने स्कैवेंजर के बचे हुए सूखे मांस को खाया और बारी बारी से सोए, ताकि हमेशा कोई न कोई कैसी पर नजर रख सके। शुक्र था कि रात में कुछ नहीं हुआ। सुबह अंधेरा समंदर पीछे हट गया तो वे जायंट स्टैच्यू से उतरने लगे। नेफिस सबसे पहले उतरी, लेकिन उससे पहले उसने सनी से कहा, आज का दिन पहले जैसा नहीं होगा। अब लैबिरिंथ में स्कैवेंजर्स बहुत ज्यादा होंगे। हो सकता है कि हम एम्बुश न बना पाएं या एक साथ कई स्कैवेंजर्स से भिड़ना पड़े। उसने सनी की तरफ देखा। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा काम कैसी को लेकर भागना होगा। हम संकरे रास्तों से पीछे हट सकते हैं जहां स्कैवेंजर्स नहीं आ पाएंगे। अगर हम बिछड़ जाएं तो तुम उसे लेकर हाई पॉइंट पर चले जाना। मेरा इंतजार मत करना, समझे? सनी ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। नेफिस ने भी सिर हिलाया। वक्त की कीमत है, चलो निकलते हैं। ये कहकर वो उतरने लगी। 20 मीटर नीचे जाकर उसने सहारा लिया और इंतजार किया। सनी ने गोल्डन रोप से कैसी को नीचे उतारा। चढ़ते समय की तरह ही उन्होंने बारी बारी से अंधी लड़की की मदद की। शुक्र था कि नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से आसान था। जल्दी ही वे नीचे पहुंच गए। लैबिरिंथ में घुसते ही वे तेजी से आगे बढ़े। सनी का शैडो आगे जाकर मॉन्स्टर्स और सही रास्तों की जांच कर रहा था। फिर भी उनकी रफ्तार धीमी और अव्यवस्थित थी। उन्हें स्कैवेंजर्स के झुंडों से बचने के लिए बार बार रास्ता बदलना पड़ता। कभी बंद गली में पहुंच जाते तो कभी मंजिल से और दूर हो जाते। सनी जो स्काउट और नेविगेटर बना था, धीरे धीरे परेशान होने लगा। आखिरकार ऐसा वक्त आ ही गया जब लड़ाई टालना नामुमकिन हो गया। पीछे स्कैवेंजर्स का बड़ा झुंड उनका पीछा कर रहा था और सामने 2 स्कैवेंजर्स रास्ता रोककर खड़े थे। दोनों में से किसी ने स्लीपर्स को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन दूसरा रास्ता न होने की वजह से टकराव होना तय था। नेफिस ने कुछ पल सोचा। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। आखिर उसने कहा, अगर सिर्फ 2 हैं तो हम उन्हें मार सकते हैं। सनी ने अनिश्चित नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन एम्बुश का वक्त नहीं है। उसे यकीन नहीं था कि वो 2 स्कैवेंजर्स का सामना कर पाएंगे। नेफिस भले ही अच्छी टीचर थी, लेकिन सनी ने तो बस एक दिन ही तलवार का अभ्यास किया था। अकेले स्कैवेंजर से लड़ना भी खतरनाक था। चेंजिंग स्टार ने कंधे उचकाए। लगभग वही बात है। मैं पहले हमला करूंगी, तुम पीछे से छुप कर आना और जैसे ही वे पलटें उनमें से एक को खत्म कर देना। फिर हम मिलकर दूसरे को मारेंगे। पूरा प्लान इसी पर टिका था कि नेफिस एक साथ 2 स्कैवेंजर्स का हमला झेल पाएगी। सनी उसकी ताकत से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह मुमकिन है। नेफिस के मरने की पूरी संभावना थी। उसे अब भी याद था कि कैसी की पहली विजन में नेफिस नहीं थी, लेकिन और क्या कर सकते थे। सनी घबराकर दांत भींच गया। ठीक है। थोड़ी देर चुप रहकर नेफिस ने अपनी तलवार बुला ली। फिर वो आगे बढ़ी। कैसी को एक अच्छा छुपने का जगह दिलाने के बाद सनी और नेफिस स्कैवेंजर्स से लड़ने के लिए आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर में उन्हें 2 भारी भरकम साए नजर आए। नेफिस ने होंठ दबाए और पीछे मुड़कर बोली, साथ चलते रहना। फिर जैसे कोई धावक दौड़ शुरू करने से पहले झुकता है, वैसे ही वो घुटनों पर बैठी, गहरी सांस ली और बिजली की तरह आगे लपकी। धत! सनी दीवार की गहरी परछाई में कूदा और जितना तेज भाग सकता था भागने लगा, लेकिन नेफिस और उसके बीच की दूरी बढ़ती ही गई। अचानक उसे याद आया जब वो अकेडमी के पुल पर नेफिस के पीछे पीछे चल रहा था। क्या उसकी किस्मत ही हमेशा उसके पीछे रहने की थी?
चेंजिंग स्टार की दौड़ने की रफ्तार अविश्वसनीय थी। वो जैसे हवा में उड़ रही थी, जैसे कोई तीर धनुष से छूट कर जा रहा हो। एक हाथ में तलवार को पीछे की तरफ पकड़े, जिसकी नोक जमीन छू रही थी। दूसरा हाथ हवा को काटते हुए लहराता जा रहा था। दोनों स्कैवेंजर्स को समझने में कुछ सेकंड लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन तब तक नेफिस उन पर टूट पड़ने ही वाली थी। पागलपन भरी चमक उनकी आंखों में जल रही थी और उनके जबड़े से चिपचिपा लार टपक रहा था। वे चीखते हुए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन नेफिस जरा भी नहीं रुकी, जैसे सच में अपने शरीर से उन्हें टक्कर मारने वाली हो। सनी का दिल धक से रह गया। 4 खतरनाक पंजे हवा में लपके, लेकिन आखिरी पल में नेफिस अचानक पीछे की ओर गिरी, एक तरफ झुककर जमीन पर फिसलती हुई दोनों स्कैवेंजर्स के बीच से निकल गई। उसने तलवार जमीन में गाड़कर खुद को रोका। थोड़ा भी देर हो जाती तो वो जरूर किसी पंजे से छेद दी जाती। पागल हैं, पूरी तरह पागल। जब तक चेंजिंग स्टार खड़ी हुई, उनमें से एक स्कैवेंजर पहले ही पलट चुका था, लेकिन सनी अब नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसकी नजर उस भारी भरकम खोल वाले शरीर से रुक गई थी। बस उसने सुना खनखनाती आवाजें, जैसे चिटिन और इस्पात आपस में टकरा रहे हों। पर सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि सनी के सामने उसका अपना स्कैवेंजर खड़ा था। नेफिस के खतरनाक दांव के चलते दूसरा स्कैवेंजर थोड़ा पीछे रह गया था। जब वो पलटने ही वाला था, सनी पास पहुंच चुका था। मन ही मन गाली बकते हुए वो दीवार की उभरी हुई चट्टान पर दौड़ा और ऊपर से छलांग लगाई, ताकि स्कैवेंजर की पीठ पर बने कमजोर जोड़ को भेद सके। उसका शैडो पहले ही एजोर ब्लेड से लिपटा हुआ था, लेकिन ठीक उसी वक्त स्कैवेंजर ने अपना धड़ हल्का सा घुमा लिया। ब्लेड उस जोड़ की जगह सीधे मजबूत कवच पर जा लगा और फिसल गया। गड़बड़ हो गई। एक ही बार में जान ले लेनी चाहिए थी, लेकिन सनी ने कोई नुकसान नहीं किया। उल्टा वो स्कैवेंजर की पीठ पर ही जा गिरा, जैसे उससे चिपक गया हो। अगले ही पल स्कैवेंजर ने जोर से झटका दिया और सनी को उछाल दिया। सनी दीवार से जा टकराया, सांस फूल गई और होश गड़बड़ा गया। कीचड़ में धड़ाम से गिरा। डैश ठीक नहीं है, डैश। किसी अजीब से इशारे पर उसने लुढ़क कर किनारे लिया। तभी कोई पंजा दीवार पर जा टकराया और लाल मूंगे के टुकड़े उड़ गए। उसके बाद स्कैवेंजर ने सनी को उठाकर पीछे फेंक दिया, लेकिन अब तक सनी होश में आ चुका था। शरीर घुमाते हुए वो पैरों पर उतरा और लड़खड़ाते हुए भी गिरा नहीं। तलवार सामने थी, दोनों हाथों में, ठीक वैसे ही जैसे नेफिस ने सिखाया था। स्कैवेंजर उसकी तरफ आग जैसी आंखों से घूरते हुए झपटा। Repetition. Experience. शैडो ब्लेड से उसके हाथ में, फिर कंधे से पूरे शरीर पर फैल गई। सनी को तुरंत ताकतवर, तेज और सख्त महसूस हुआ, लेकिन क्या इतना काफी था? शायद नहीं। उसे थोड़ी किस्मत भी चाहिए थी। 2 पंजे दोनों तरफ से उसकी ओर आए। अब पीछे हटने या किनारे भागने का समय नहीं था, तो सनी ने वही किया जो उसके हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ था। वो आगे कूदा, पंजे उसके पीछे आपस में टकराए और जोरदार आवाज हुई। मन चाहे चिल्ला रहा था, लेकिन यही सही चाल थी। उसकी तलवार का दायरा स्कैवेंजर से छोटा था। लड़ने का बस यही तरीका था कि और पास चला जाए। स्कैवेंजर प्रतिक्रिया देता, उससे पहले ही सनी का शरीर अपने आप चला। हजारों बार की प्रैक्टिस ने असर दिखाया। तलवार को सिर के ऊपर उठाकर उसने पूरी ताकत से नीचे वार किया। ब्लेड हवा को चीरता हुआ सीधा स्कैवेंजर के अगले पैर के जोड़ पर गिरा और उसे काट डाला। नीला खून चारों तरफ छिटक गया। सनी एक पल को दंग रह गया। सच में कर दिया? लेकिन खुश होने का मौका नहीं था। एक पैर खोकर स्कैवेंजर लड़खड़ा गया, पर उसके पास अभी 7 और पैर थे। सौभाग्य से अगला पैर कीचड़ में फिसल गया और वो और नीचे गिर पड़ा। सनी ने मौका नहीं गंवाया। एक कदम बढ़ाकर उसने तलवार सीधे स्कैवेंजर के मुंह में घुसा दी। जबड़ा टूटा और दैत्य अपने ही वजन से ब्लेड पर चढ़ गया। विशाल शरीर कांपा, फिर शांत हो गया। वो मर चुका था। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी, तभी उसे सिर और सीने में दर्द का एहसास हुआ। सिर छूकर देखा तो हाथ खून से भीग गया। डैश, कम से कम जिंदा तो हूं। You have slain an awakened beast, Carapace Scavenger. Your shadow grows stronger. You have. स्पेल की आवाज पूरी सुने बिना ही सनी ने तलवार निकाली और नेफिस की मदद को दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। दूसरा स्कैवेंजर कीचड़ में मरा पड़ा था। उसके पैर अब भी फड़क रहे थे। साफ था कि नेफिस ने उसकी रीढ़ को तलवार से काट दिया था। नेफिस दिखी नहीं, लेकिन शव के पीछे से भारी सांसें सुनाई दी। फिर एक कांपती आवाज आई, नजदीक मत आना। मौत की खामोशी में चेंजिंग स्टार की आवाज अजीब लगी। सनी का दिल कस गया। फिर भी वो आगे बढ़ा। नेफिस मरी हुई क्रीचर के सामने खड़ी थी। कंधे पर गहरा घाव था, लेकिन जानलेवा नहीं। सनी की नजर तुरंत और चीज पर पड़ी। लड़ाई के दौरान उसका समुंदर घास का बना कपड़ा फट गया था और वो ऊपर से नंगी हो गई थी। उसने एक हाथ से सीना ढका हुआ था। सनी जैसे करंट खाकर पीछे मुड़ा। चेहरा जल रहा था, यहां तक कि उसने शैडो को भी दूसरी तरफ मोड़ दिया। कुछ देर ऑकवर्ड खामोशी रही। फिर सनी ने किसी तरह पूछा, तुम ठीक हो? नेफिस ने देर से जवाब दिया, अच्छा, मैं कैसी को ले आता हूं। ठीक है। सनी ऐसे भागा जैसे राक्षस पीछे हों। उसकी गलती, उसने साफ क्यों नहीं बताया?
वो कैसी को लाने चला गया। जब लौटे, नेफिस कपड़ा ठीक कर चुकी थी, लेकिन उसकी नज़र सनी को कुछ अलग लगी। भूल जा। उसका सिर देखा और कहा, यह बस ऊपर से है, गंभीर नहीं। चक्कर, उल्टी या बहुत तेज दर्द हो तो बताना। सनी को ऐसा कुछ नहीं था तो चुप रहा। नेफिस ने उसके कपड़े देखकर पूछा, मेमोरी? सनी नहीं कहने ही वाला था कि याद आया, स्कैवेंजर को मारने के बाद स्पेल ने कुछ और भी कहा था। उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया। जरा देखता हूं। उसने रून्स बुलाए और अपनी मेमोरीज देखीं। Memories. Silver Bell. Puppeteer's Shroud. Azure Blade. नया कुछ नहीं। फिर अचानक पास वाले क्लस्टर में उसे नया निशान दिखा। उसकी आंखें फैल गईं। एको। ये एक एको है। सनी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एकोज उन बेहद ही दुर्लभ इनामों में से थे जो अवेकेंड को नाइटमेयर क्रीचर्स मारने के बाद मिलते थे। इसे पाने की संभावना बहुत कम होती थी। असली दुनिया में एक एको को अविश्वसनीय कीमत पर बेचा जा सकता था। इसकी वजह यह थी कि ये मेमोरीज से भी ज्यादा कीमती होते थे। देरी किए बिना उसने अपने सी ऑफ सोल में छलांग लगा दी। वहां बहुत कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। एक अकेला काला सूरज शांत, खामोश पानी के ऊपर टंगा हुआ था। इसके चारों ओर उन रोशनी के गोले मंडरा रहे थे जो उसके मेमोरीज का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बार वहां 3 गोले थे। जैसा कि पहले भी महसूस हुआ था, सनी को अब भी ये एहसास हो रहा था कि कुछ उसकी दृष्टि की परिधि के बाहर चुपके से हिल रहा है। लेकिन इस बार उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने एको को देखना चाहता था। ये भी एक रोशनी का गोला था, हालांकि ये गोला बहुत बड़ा था और शैडो कोर से दूर मंडरा रहा था। एक विचार के साथ उसने इसे नीचे आने का आदेश दिया। गोला धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ काले पानी को छू गया। जैसे ही सनी पास आया और समुद्र की सतह पर चला, उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसके भीतर मौजूद जीव प्रकट हुआ। एक विशाल डरावना कैरेपिस स्कैवेंजर उसके सामने खड़ा था। इसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं था या कोई भावना भी नहीं। आखिरकार ये सच में जीवित नहीं था, ये बस एक एको था। इसके चारों ओर चमकते रून्स प्रकट हुए। एको, कैरेपिस स्कैवेंजर एको टाइप, बीस्ट एको कोर, अवेकेंड एको एट्रीब्यूट्स, स्ट्रॉन्ग आर्मर्ड एको डिस्क्रिप्शन। एक शापित सैनिक जो गिरे हुए लीजन का था। सनी के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो स्कैवेंजर अब उसका था। इसे वो अपनी दुश्मनों से लड़ने के लिए बुला सकता है, भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है या अन्य कामों में भी। और सबसे खास बात, ये अपने मालिक से एक पूरी रैंक ऊपर था। मतलब ये किसी ड्रीमर की तुलना में ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ और डरावना था। इस एको के साथ कई चीजें आसान हो जाएंगी। एक झोंके में सनी ने अपना हाथ उठाया और ठंडी काली चितिन को छू लिया। वह बस अपनी नई संपत्ति को छूना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसका हाथ स्कैवेंजर को छूता, सोल ऑफ सी अचानक थोड़ा उबालने लगा और नए रून्स प्रकट हुए। Transform Echo into a shadow? सनी झिझक गया और तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। ये क्या हो रहा है? उसने कभी एको को कुछ और बनाने के बारे में नहीं सुना था और शैडोज में बदलने के बारे में तो बिल्कुल नहीं। फिर भी उसने शैडो कोर्स और फ्रैगमेंट्स के बारे में भी कभी सुना नहीं था। लगता है मेरी एस्पेक्ट में और भी रहस्य हैं। सनी ने होंठ चाटे और संकोच से कहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक पल बाद रून्स बदल गए। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पर्याप्त शैडो फ्रैगमेंट्स नहीं है। जरूरत है शैडो फ्रैगमेंट्स की 24/100। वो नाखुश होकर भौहें चढ़ा बैठा। समझ गया। तो फ्रैगमेंट्स का एक और उपयोग है। ये या तो मेरी खुद की कोर को मजबूत कर सकते हैं या एकोस के साथ कुछ अजीब कर सकते हैं। लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा उपयोग ज्यादा फायदेमंद होगा जब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पता नहीं है। एक एको अपने आप में काफी उपयोगी था। सनी ने सोचा कि अभी खुद को मजबूत करना ज्यादा समझदारी होगी। मैं बाद में इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। इसके बाद उसने सी ऑफ सोल छोड़ दिया। काफी देर ध्यान भटकाने के कारण नेफिस उसके पास खड़ी थी और उसकी आंखों में बिना बोले सवाल था। सनी मुस्कुराया। मुझे एक एको मिला। उसकी प्यूपल्स थोड़ी बड़ी हो गईं। कैसी? दूसरी तरफ अधिक एक्सप्रेसिव थी। एक एको? तुम्हें सच में एको मिला? जैसा कि अब बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स उनके करीब पहुंच रहे थे, सनी ने समय बर्बाद नहीं किया और स्कैवेंजर को समन किया। विशाल जीव तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। ऐसा लगता था जैसे इसे छोटे छोटे रोशनी के टुकड़ों से सिल दिया गया हो। थोड़ी देर में इसका काला चितिन पूरी तरह ठोस हो गया। सनी के आदेश पर उसने थोड़ा हिलकर अपने विशाल पिंसर्स उठाए। नेफिस ने ईको को बिना पढ़े देखा और फिर उसके होंठ का एक कोना हल्का सा ऊपर उठा। गुड। सनी ने उसे देखकर मुस्कुराया। मैं सोचता हूं इसे कैसी को कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़ाई के बाहर ये हमें सबसे ज्यादा मदद करेगा। अंधी लड़की का मुंह खुला रह गया। मुझे कैरी करना? जैसे माउंट की तरह। उसने हंसते हुए स्कैवेंजर की कैरापेस पर थप्पड़ मारा। यह बंदा तुम्हारे जैसी पटीट लड़की के लिए बिल्कुल सही है। भरोसा करो, मैंने पिछले कुछ दिनों में इन पर चढ़ाई की है। ये काफी स्पेशियस है, खासकर जब ये तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहे हों। कैसी थोड़ी हिचकिचाई। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये सही है।
सनी और नेफिस ने अंधी लड़की को इको पर चढ़ने में मदद की। फिर उन्होंने गोल्डन रोप का उपयोग करके मेकशिफ्ट ट्रेन्स बनाए जो कैसी पकड़ सके। मरे हुए स्कैवेंजर्स से सोल शार्ड्स जल्दी से उठाने के बाद स्लीपर्स ने पैसेज छोड़ दिया और एक और लड़ाई से मुश्किल से बच गए। कैसी को स्कैवेंजर की पीठ पर आराम से बैठा देखकर उनकी गति काफी बढ़ गई। सनी और नेफिस सामने जॉगिंग कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि दिन के पहले हिस्से में खोया समय फिर से पालेंगे और हाई पॉइंट तक 1-2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। कभी कभी उन्हें कैरापिस मॉन्स्टर्स के समूह से बचने के लिए डिटूर लेना पड़ता, लेकिन अपने ही मॉन्स्टर के साथ तीनों स्लीपर्स का मूड और मानसिक स्थिति काफी बेहतर थी। पहली बार यहां आने के बाद सनी को कुछ हद तक शांति महसूस हुई। बेशक ये शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। किसी समय उसने महसूस किया कि हवा थोड़ी तेज हो गई है। लगभग उसी समय कैसी ने उन्हें रोकने के लिए कहा। नेफिस और सनी ने गंभीर भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि दोनों को बुरा पूर्वाभास हो रहा था। क्या हुआ? अंधी लड़की ने रेंज छोड़ दिए। क्या तुम कुछ सुनते हो? उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। क्यों? कैसी ने भौहें चढ़ाईं। मुझे मदद करो, मैं इस चीज से उतरना चाहती हूं। जब उन्होंने उसकी मदद की तो वो थोड़ी देर स्थिर खड़ी रही, सुन रही थी। उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ गईं। फिर अंधी लड़की ने सावधानीपूर्वक घुटनों के बल बैठकर अपनी कान जमीन पर रखा। क्या सुनाई दे रहा है? कैसी ने होंठ चाटे। ये मर्मरिंग कर रहा है। अचानक सनी के चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। वहां अंधेरे तूफानी बादल असामान्य गति से इकट्ठा हो रहे थे। जल्द ही ये पूरी तरह से सूर्य को ढक लेंगे, और जब वो होगा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमें अभी चलना होगा। जैसे ही नेफिस ने सनी की ओर मुड़कर देखा, सनी ने कैसी को उठाया और खड़ा होने में उसकी मदद की। उसका चेहरा सामान्य से भी ज्यादा पीला था और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। अभी उसे फिर से स्कैवेंजर पर बैठाओ। सिल्वर हेयर वाली लड़की ने ऊपर आकाश की ओर देखा। जल्दी ही उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। बिना कुछ कहे उसने वही किया जो सनी ने कहा। कैसी थोड़ी भ्रमित लग रही थी। उसने लगाम पकड़ते हुए दोस्त की ओर देखा और बोली, नेफ, क्या हो रहा है? चेंजिंग स्टार ने उसकी ओर देखा। जब उसने आखिरकार बात की, उसकी आवाज भारी लग रही थी। एक तूफान आ रहा है। इसी बीच सनी ने अपनी शैडो को एक ऊंचे मूंगे के स्तंभ पर चढ़ने के लिए भेजा और आगे देखा, ये समझने की कोशिश की कि वे जिस चट्टान तक पहुंच रहे हैं वो कितनी दूर है। ऐसा लग रहा था कि अभी भी काफी दूरी बची थी। हालांकि विशाल मूर्ति पहले ही काफी दूर हो चुकी थी। अब वापस जाना तो आत्महत्या के बराबर होता। वो नेफिस की ओर मुड़ा। हम चट्टानों से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर हैं। क्या तुम सोचती हो कि हम पहुंच सकते हैं? उसने भौहें चढ़ाईं। अगर हम सबसे सीधा रास्ता लें शायद, सनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। और मॉन्स्टर्स का क्या? चेंजिंग स्टार ने आगे देखा और दांत पीसते हुए कहा, हमें काटना होगा। बस इतना? यही योजना है? जब वो बेकार में किसी चालाक तरकीब के बारे में सोच रहा था, नेफिस ने उसका सिर घुमाकर देखा, हैरान होते हुए। क्या इंतजार कर रहे हो? दौड़ो। जैसे ही वे भागे, भारी बारिश के बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। मूसलाधार हवाओं ने मूंगे की पत्तियों के बीच से गुजरते हुए मिट्टी और समुद्री शैवाल उड़ा दिए। आसमान में तूफानी बादल जमा हो गए। सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और भूल भुलैया में ठंडी सांझ छा गई। सनी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, जैसे उसकी जान पर खेल लगी हो, क्योंकि वास्तव में थी। वो अपने छोटे समूह का नेतृत्व कर रहा था। शैडो की मदद से चट्टानों की ओर सबसे सीधे रास्ते का चयन कर रहा था। नेफिस एक कदम पीछे थी। कैसी को ले जाने वाला स्कैवेंजर पीछे अपने 8 पैरों पर कीचड़ में चल रहा था। मॉन्स्टर्स और मौत का डर न होने पर भी उनकी गति अद्भुत थी। साइड पासेज और क्रिम्सन दीवारें उनके सामने ब्लर में गुजर रही थीं। अब ताकत बचाने की जरूरत नहीं थी। अगर वे चट्टानों तक 1 मिनट देर से पहुंचे तो उनकी जान खतरे में होती। उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी थी। सनी तैयार था रास्ते में खून खराबा लड़ाई करने के लिए, लेकिन उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि भूल भुलैया के निवासी ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे थे। स्कैवेंजर्स भी उनके जैसे घबराए हुए लग रहे थे। भारी जीव अपने मूंगे के ढेर में छिपने या जमीन में खुदाई करने में व्यस्त थे। कभी कभार जब कोई आक्रामक हुआ तो तलवार की तेज वार या पिंसर की धमकी देने वाली आवाज से वो मॉन्स्टर अपना रुख बदल देता। लेकिन चाहे वे कितनी भी तेजी से बढ़ रहे हों, तूफान उनसे तेज था। बारिश मूसलाधार हो गई, प्रत्येक बूंद नदी में बदल गई। हवाओं की ताकत इतनी बढ़ गई कि शरीर हिलने लगे। रोशनी और भी कम हो गई, दृश्य लगभग शून्य। अचानक एक तेज बिजली का चमक अंधकार में फटी, उसके तुरंत बाद जोरदार कड़क। अगले ही पल सनी के पैरों के नीचे जमीन कांपी और वो संतुलन खोकर गिर पड़ा। वो कीचड़ में लुढ़का और उठने की कोशिश की, लेकिन फिर फिसलकर गिर पड़ा। किसी ने उसके कंधे पकड़कर उठाने में मदद की। तूफान के अंधकार में सनी ने देखा कि चेंजिंग स्टार का चेहरा उसके सामने है। उसने मुंह खोला और चिल्लाई, रुको मत, दौड़ो। वो लगभग सुन ही नहीं पाया तेज हवाओं और बारिश के शोर में। जब सनी ने फिर से चलना शुरू किया तो अंधेरा
खारा पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। उसने दांत जकड़े। समुद्र लौट रहा था। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन हर मिनट के साथ वो ऊंचा उठ रहा था। जल्दी ही वो उसके घुटनों फिर कमर तक पहुंच गया, जिससे दौड़ना मुश्किल हो गया। समूह की गति काफी धीमी हो गई। तभी अचानक बिजली की चमक में उन्होंने देखा एक अंधेरी पत्थर की द्रव्यमान आगे। वे चट्टानों तक पहुंच चुके थे। लगभग उसी समय भूल भुलैया की गहराई से भयंकर गर्जन की आवाज आई। पीछे मुड़कर सनी ने देखा काला पानी का विशाल कुचलने वाला बाढ़ क्रिम्सन जंगल में दौड़ रहा है। कुछ दूरी पर एक देर से आया स्कैवेंजर फंस गया और मूंगे की दीवारों से टकराया। विशाल जीव की तोड़ने वाली कैरापेस फटकर जैसे सड़ी हुई अंडा हो गई। धत्तेरे की। वो नेफिस की ओर मुड़ा। समय खत्म। चढ़ना शुरू करो। उसने उसे पकड़ लिया। अपना एको डिसमिस करो। सनी ये नहीं जानता था कि स्कैवेंजर चट्टान चढ़ सकता है या नहीं। वैसे भी कैसी पकड़ नहीं पा रही होती। उसने अंधी लड़की को नीचे उतारा और फिर मॉन्स्टर को सी ऑफ सोल में वापस भेज दिया। नेफिस ने खुद को नीचे झुकाया ताकि कैसी उसकी पीठ पर चढ़ सके, फिर उन्हें गोल्डन रोप से बांध दिया। बिना समय गवाए उसने दांत पीसते हुए चट्टान की भीगी सतह पकड़कर चढ़ना शुरू किया। वे ऊपर चढ़ने लगे, जितना संभव हो सके ऊंचा उठाने के लिए, जब तक काला पानी नहीं पहुंचता। कुछ समय बाद सनी चिल्लाया, Brace! अगले ही पल अंधेरे में एक पानी की दीवार उनके पैरों के पास लगी। सनी ने जान बचाने के लिए पकड़ बनाकर रखा और पूरी चट्टान कांप गई। कुछ बड़े पत्थर ऊपर से गिर पड़े, भाग्य से सिर को नहीं लगे। किसी तरह तीनों अभी भी जीवित थे, लेकिन हालात अभी भी भयावह थे। काला पानी तेजी से बढ़ रहा था, हर पल उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। उन्हें चढ़ाई तेज करनी थी और उफनते पानी से तेज। सनी ने शाप दिया और अगला पकड़ ढूंढा। जीवित रहने के लिए उसे चट्टान पर पागलपन भरी गति से चढ़ना था, लेकिन भीगी सतह पर जल्दी चढ़ना खतरे से खाली नहीं था। एक फिसलन और वो नीचे गिरकर चट्टानों से कुचला जाता, डूबता या किसी विशाल मॉन्स्टर द्वारा खाया जाता। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवा सब कुछ और भी मुश्किल बना रही थी। फिर भी कोई विकल्प नहीं था। वो बेतहाशा चढ़ता रहा, तेज चट्टानों पर अपनी त्वचा फाड़ता रहा। पूरे शरीर की मांसपेशियां पीड़ा में थीं। अगर उसकी शैडो नहीं होती, वो अब तक मर चुका होता। लेकिन फिर भी उफनता काला पानी और करीब आता जा रहा था। धत्तेरे की, सब धत्तेरे की। कितनी भी कोशिश कर ले, वो दूरी नहीं बढ़ा पा रहा था। जल्दी ही पानी उसके पैरों तक पहुंच गया। समुद्र धीरे धीरे उसके पैरों फिर धड़ को निगल रहा था। अब वो चट्टान पर चढ़ते हुए पानी के वजन और धारा के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन अंत में ये बेकार था। जब पानी उसके कंधों तक आया, उसने देखा उसकी उंगली भीगी चट्टानों से फिसल रही है। सनी ने पकड़ बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन धारा बहुत तेज थी। वो जैसे खिलौना फेंका गया, कोई पकड़ नहीं रही। नहीं। अंतिम क्षण में एक गोल्डन रोप उसके पास पानी में गिरा। हड़बड़ी में सनी ने उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से पकड़ बनाए रखा। रस्सी तंग हुई और उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसके पैर फिर से चट्टान की सतह पर लगे। बिना समय गवाए वो रोप की मदद से फिर से चढ़ाई शुरू कर दिया। आखिरकार एक मजबूत हाथ ने उसे ऊपर खींचा और चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया। सनी जमीन पर गिरा, सांस लेने के लिए संघर्ष करता। कुछ समय बाद उसने नेफिस की ओर देखा, जो उसके दाहिने ओर उसी स्थिति में थी, उतनी ही थकी हुई। वो अभी भी गोल्डन रोप पकड़ रही थी। कैसी कुछ कदम दूर बैठी थी। वो हंसना चाहता था, लेकिन ताकत नहीं थी। वे बच गए। कुछ ही देर के लिए सनी बस जमीन पर लेटा रहा। बारिश उसके चेहरे पर टपक रही थी। समय समय पर आसमान में बिजली की एक चमक सी फैल गई, जिससे सब कुछ तेज रोशनी में डूब गया। इसके अलावा लगभग पूरी तरह अंधेरा था। अगर उसका एट्रीब्यूट न होता तो उसे नेफिस और कैसी के रूप में पास में आराम करते हुए लोगों के आकार पहचानने में मुश्किल होती। कुछ समय बाद हालांकि उसके दिमाग में एक अजीब सा असहजपन आया। कुछ गड़बड़ था। सनी ने मुरझाए चेहरे से ये समझने की कोशिश की कि ये एहसास कहाँ से आ रहा है। अंततः उसे एहसास हुआ कि ये उसकी शैडो थी। ये किसी चीज की ओर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। कृपया मुझे आराम करने दो, मैं बस आराम करना चाहता हूं। वो बहुत थका हुआ था। उसका शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। हालांकि शैडो बहुत जिद्दी थी। ये लगातार उसकी चेतना में बनी रही। आखिरकार सनी ने कराहते हुए पेट के बल लौटा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। नेफिस ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। क्या हुआ? उसने मुरझाए चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे अभी नहीं पता, कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसी कांपती हुई नेफिस के पास आ गई। अपनी शैडो की चेतावनी का पालन करते हुए सनी ने चारों ओर देखा, किसी खतरे के संकेत ढूंढते हुए। अपनी दृष्टि होने के बावजूद उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। चट्टानों का ऊपरी हिस्सा समुद्र के ऊपर एक छोटा सा द्वीप बनाता था। उसकी सतह खुरदरी और असमान थी, जिसमें कई उभरी हुई चोटियां रेखा को तोड़ रही थीं। उनके समूह और सबसे नजदीकी चोटियों के बीच एक बड़ा खाली स्थान था। उस जगह में गंदगी के ढेर और ऊंचे बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। नेफिस उठी और अपनी तलवार बुला ली।
तुम कुछ देख पा रहे हो? सनी ने भौहें चढ़ाईं। अच्छी तरह नहीं। उसी समय एक और बिजली चमकी, जिससे छोटा सा द्वीप थोड़ी देर के लिए रोशनी में आ गया। उसकी आंखें फैल गईं। ऊंचे बड़े पत्थर उनके चारों ओर विशाल और असमान आकार के थे। वे काले रंग के और स्थिर थे। यही वजह थी कि सनी ने शुरू में उन्हें सही से पहचाना नहीं। चारों ओर स्कैवेंजर्स चुपचाप जमीन पर पड़े हुए थे। सनी ठिठक गया, अचानक डर से भर गया। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। 1 2 3। वो घबराहट में गिनती खो बैठा और दांत काट लिए। 7 नहीं 8। ऐसा लग रहा था कि ये 3 इंसान अकेले नहीं थे जो अंधेरी समुद्र से छिपने के लिए इन चट्टानों पर आए थे। वो कांप रहा था। ये चट्टानें एक मौत का जाल थीं। नेफिस ने उसके चेहरे पर कुछ देखा और कड़क हो गई। Sonny? वो धीरे धीरे उसका चेहरा देखकर फुसफुसाया, बोलो मत, हिले मत, बस वहीं रहो। उसने बिना पूछे सनी के निर्देश का पालन किया। हालांकि उसके चेहरे पर एक चुपचाप सवाल दिखाई दिया। कैसी ने भी वही किया। सनी ने आंखें बंद की और सांस लेकर अपने घबराए दिमाग को शांत करने की कोशिश की। कोई भी स्थिति होपलेस नहीं थी। हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। उसे बस एक ढूंढना था। स्कैवेंजर्स अभी हमला नहीं कर रहे थे। शायद वे सो रहे थे या धूम मचाने के डर से स्टॉर्म का इंतजार कर रहे थे। शायद उन्होंने इंसानों को नोटिस ही नहीं किया। आखिरकार ये अज्ञात था कि ये क्रीचर्स अंधेरे में कितनी अच्छी तरह देख सकते हैं। शायद नहीं, या कम से कम उतना अच्छा नहीं जितना सनी कर सकता था। अभी भी उम्मीद थी। सनी ने फिर से छोटा सा द्वीप देखा, लेकिन इस बार उसकी पर्सपेक्टिव अलग थी। उसने गहरी डार्कनेस देखी, स्टॉर्म की शोर जो ज्यादातर आवाजों को दबा रही थी, और स्कैवेंजर्स के बीच की बड़ी दूरी। ये उसका टेरिटरी था। ये एक मर्डरर शैडो के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। क्या वो साइलेंट असैसिन बनने का सपना नहीं देखता था? खैर, यहां उसका मौका था। उसे बस हर कदम परफेक्ट एग्जीक्यूट करना था। अंधेरे में क्रीप करना, बिना किसी को अलर्ट किए स्ट्राइक करना, प्रत्येक को एक प्रिसाइज ब्लो में मारना। रिंस और रिपीट। वो पहले ही उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जान चुका था। अब केवल उसे उन्हें प्रैक्टिस में लाना था। और अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो एको और नेफिस उसे बचाने के लिए मौजूद थे। हाँ, ये काम कर सकता है। ये करना ही था। सनी ने चेंजिंग स्टार और कैसी की ओर देखा। मैं इसे संभाल लूंगा। वे रिएक्ट करने से पहले वो शैडो में विलीन हो गया। अंधेरे के सहारे सनी आगे बढ़ा। उसके कदम हल्के और मेजर्ड थे, सांस नियंत्रित थी। उसने जल्दी से अटैक का ऑप्टिमल ऑर्डर तय किया ताकि डिस्कवरी का चांस मिनिमाइज हो। फिर पहला टारगेट चुना, एक विशाल स्कैवेंजर जो पैक से सबसे दूर था। शैडो में छिपा सनी अचानक काम और फोकस्ड महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे वो अंततः अपनी नेचुरल एलिमेंट में है। जैसे ही स्कैवेंजर की लूमिंग सिलुएट पास आई, उसने कदम धीमे किए और अपने टारगेट के चारों ओर घूमा। मॉन्स्टर हिल नहीं रहा था, अनअवेयर कि उसके पास कोई लर्किंग थ्रेट था। सनी ने सांस रोकी और अटैक के लिए तैयार हुआ। उसके पास केवल एक ही चांस था। सही करो। उस विचार के साथ उसने साइलेंट आगे कूद किया। 1 कदम, 2। सनी कूदकर मॉन्स्टर के कैरापेस पर उतर गया। आजो ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में थी, उसकी स्टील डार्क। कुछ ही क्षण बाद ये स्कैवेंजर की पीठ के वीक पॉइंट में घुस गई, चितिन को तोड़ते हुए ब्रेन को नष्ट कर दिया। कैरापेस के टूटने की हल्की आवाज बारिश में डूब गई। काम हो गया। सनी के दिल में जीत का एहसास आया और उसने तुरंत इसे दबा दिया। ये सेलिब्रेशन का समय नहीं था। अभी भी 7 टारगेट्स अंधेरे में इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी स्वॉर्ड वापस ली और स्कैवेंजर के कॉप से कूद गया। फिर सनी ने भौहें चढ़ाईं। क्यों स्पेल साइलेंट था? ये उसकी किल अनाउंस नहीं कर रहा था, न ही शैडो फ्रैगमेंट्स अब्जॉर्प्शन दिखा रहा था। उसकी स्किन में सिहरन दौड़ गई। सनी ने स्कैवेंजर की ओर देखा। शुरू में उसे डर था कि बीस्ट अभी भी जीवित है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पूरी तरह डेड था। हालांकि क्लोजर इंस्पेक्शन पर सनी ने एक चीज नोटिस की जो उसने पहले मिस कर दी थी, और जब उसने उसे देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्कैवेंजर मर चुका था, लेकिन उसकी मौत सनी की तलवार से नहीं हुई थी। जैसे ही वो टारगेट के चारों ओर घूमा, सनी ध्यान रख रहा था कि उसे कोई नोटिस न करे और हमले के लिए सही पोजीशन तक पहुंचने से पहले दुश्मन को सतर्क न करे। उसके बाद उसने केवल राक्षस की पीठ देखी। यही कारण था कि वो उस भयानक घाव को नहीं देख पाया जो प्राणी के शरीर के ऊपर से लेकर उसके खंडित पैरों तक फैला था और जो बारिश से ढका हुआ था। अटूट कैरापेस जैसी खोल इतनी आसानी से खुल गई जैसे कोई टिन कैन काट रहा हो। उसके मांस और छर्रेदार अंग आसानी से दिखाई दे रहे थे और अजोर ब्लड बह रहा था। ये केवल बारिश में बह गया। सनी ने निगल लिया। अगर उसे ये डर नहीं होता कि जिसने इसे मारा वो कौन है, तो वो मृत राक्षस पर परफेक्ट एम्बुश करने में ऑकवर्ड महसूस कर सकता था। चारों ओर देखते हुए वो हिचकिचाया और एजोर ब्लेड को वापस बुलाया, फिर अपने आप को शैडो में लपेट लिया। छोटा द्वीप केवल हवा की चीखों से भरा था। बारिश अभी भी गिर रही थी, एक कांस्टेंट वेल बना रही थी जो दूर की चीजों और डिटेल्स को छुपा रही थी। कभी कभी बिजली की एक रेयर फ्लैश इस निराशाजनक दुनिया को चमकदार सफेदी में डुबो देती। फिर एक थंडर क्लैप आता और आकाश को हिला देता।
सर्द डर उसकी हड्डियों तक बैठ गया। सनी सावधानी से अगले स्कैवेंजर की ओर बढ़ा। वो कुछ दूरी से ही बता सकता था कि वो भी मर चुका था, लेकिन पास जाकर पक्का करना पड़ा। वास्तव में वो सही था। प्राणी लगभग आधा काटा गया था। उसके गीले अंदरूनी अंग जमीन पर बिखरे हुए थे। अंधेरा अब आरामदायक नहीं रहा, बल्कि डरावना और दमनकारी बन गया। सनी कांप गया। जब तक उसने सभी 8 राक्षसों की जांच की और पुष्टि की कि वे सभी मृत थे, उसे उल्टी और भय लग रहा था। जब सनी ने पहली बार महसूस किया कि काले आकार वास्तव में स्कैवेंजर्स थे, उसने सोचा कि स्थिति पहले से ही बुरी है। अब उसे यकीन नहीं था। दरअसल वो पूरी तरह से कन्विंस था कि चीजें बुरी से और भी बुरी हो गईं। अंतिम स्कैवेंजर के पास खड़े होकर सनी ने अपने सराउंडिंग्स का अवलोकन किया और नेफिस और कैसी के पास लौटने के बारे में सोचा। शायद भयानक किलर पहले ही द्वीप छोड़ चुका हो। वे बस छिप सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सब ठीक रहेगा। कम से कम वो अकेला नहीं होगा। हालांकि ये न जानना कि अंधकार में किस प्रकार का खतरा छुपा है, सुबह आने से पहले उसे पागल कर देगा, और उसके फेटेड एट्रीब्यूट के साथ उम्मीद पर भरोसा बेकार है। इसीलिए जबकि उसका शरीर ठंडी पसीने से भरा हुआ था, सनी ने अपने दांत कसते हुए धीरे धीरे उस रिज की ओर बढ़ा जो द्वीप के बाकी हिस्से को छुपा रहा था। पास जाकर वो चुपचाप चढ़ने लगा। रिज ज्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए वो ज्यादा मेहनत किए बिना चढ़ सका। चट्टानों के करीब रहकर उसने अपना सिर उठाया और नीचे देखा। फिर वो तुरंत जमीन पर गिरना चाहता था। उसके ठीक नीचे केवल कुछ मीटर की दूरी पर एक काली सिलहूट चट्टानों के खिलाफ उभरी हुई थी। ये स्कैवेंजर्स से बहुत बड़ा था। इसके मोटे कैरापेस से जैगेड स्पाइक्स उग रहे थे। इसका चितिन काला और क्रिम्जन था, जैसे प्राचीन आमर जो ताज़ा खून में लथपथ हो। पिंसर्स की जगह इसके हाथों के जॉइंट से 2 भयानक बोन साइड्स प्रोट्रूड कर रहे थे। हर एक इतना लंबा और तेज था कि एक स्कैवेंजर को आधा कर सकता था। सनी फ्रीज हो गया। डर के मारे हिल नहीं रहा था। उसने यहां तक कि सांस लेना भी रोक दिया। तो यही किलर है। ये वही राक्षस था जिसे उन्होंने जायंट शार्क के काकस से ट्रांसेंडेंट सोल शार्ड्स लेते देखा था, या उसका कोई और। उसने याद किया कि ये 2 क्रीचर्स स्कैवेंजर्स की भीड़ को काटते और फेंकते हुए चले गए थे। जो भी बीस्ट उनके रास्ते में आया उसे मार दिया। केवल 7 को मारना भी कुछ ऐसा नहीं था जो इस डेडली चीज के लिए मुश्किल हो। 3 स्लीपर्स को हटाना तो और भी आसान था। ध्यानपूर्वक चुपचाप चलते हुए सनी रिज से नीचे उतरने लगा। अपनी पूरी बॉडी ट्रेम्बलिंग कर रही थी। हाथ और पैर को अटमोस्ट प्रिसिजन से मूव करते हुए उसने नीचे उतरते हुए प्रार्थना की कि उसे न सुना जाए, न महसूस किया जाए और न देखा जाए। सौभाग्य से मॉन्स्टर को उसकी उपस्थिति का कोई अंदाजा नहीं हुआ। जमीन पर पहुंचकर सनी कुछ कदम पीछे हट गया, अभी भी रिज की ओर मुंह किए। उसे मजबूर होकर मुड़ना पड़ा। ऐसा महसूस हुआ जैसे इनविजिबल नीडल्स उसके बैक को चुभ रहे हों। धीरे धीरे उसने उस दिशा में स्नीक किया जहां उसने अपने कंपेनियंस को छोड़ा था। कुछ मिनट बाद वो नेफिस और कैसी के पास लौट आया। लड़कियां टेंस और नर्वस थीं। अंधकार में उसकी रिटर्न का इंतजार कर रही थीं। शैडो से बाहर आने से पहले सनी ने उन्हें सूचित किया कि वो आ रहा है। मैम है। नेफिस ने मूव किया, अपनी स्वॉर्ड थोड़ी नीचे की। उसका चेहरा थोड़ा ग्रिम था। सिचुएशन क्या है? उसने धीमी आवाज में कहा। सनी ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, आखिरकार थोड़ा सेफर महसूस करते हुए। पहली बार वो सच में खुश था कि वो इस कर्स्ड जगह में अकेला नहीं था। हमारे चारों ओर 8 स्कैवेंजर्स हैं, लेकिन वे सभी मृत हैं। किलर वही बड़ा मॉन्स्टर है जिसे हमने देखा था, जिसकी कैरापेस पर क्रिम्जन पैटर्न है और पिंसर्स की जगह साइड्स हैं। ये स्टॉर्म के नीचे एक स्टोन रिज के पास छुपा है। बिजली की एक चमक हुई जिससे सब कुछ रोशन हो गया। इसके बाद ऐसा लगा जैसे चेंजिंग स्टार की आंखों में 2 वाइट स्पार्क्स इग्नाइट हुए। जल्द ही रिफ्लेक्शन गायब हो गया। उनकी आंखें फिर से ग्रे और इनस्क्रूटेबल हो गईं। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से बोली, जैसे खुद से बात कर रही हो। An awakened monster. सनी ने होंठ चाटे। तो अब हम क्या करें? नेफिस ने कुछ समय सोचा, अपनी स्वॉर्ड पर झुकते हुए। फिर उसने उससे कहा, मार डालो। सनी उसे देखकर खो गया। आखिरकार उसने अपने आप को संभाला और मन में जो पहला आया वो कहा, तुम पागल हो? उस चीज से लड़ने का आइडिया पूरी तरह रिडिकुलस लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसके शब्द थोड़े रूड लग सकते हैं, इसलिए उसने अपनी थ्रोट साफ की और जोड़ा, मतलब क्या तुमने सोचा कि हम उस मॉन्स्ट्रोसिटी को कैसे मारेंगे? नेफिस ने धीरे से इनहेल किया। सोचने की बात नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। उसने कैसी की ओर देखा जो उनके बीच पेल फेस के साथ सुन रही थी और समझाया, हम सुबह तक क्लिफ्स छोड़ नहीं सकते और मॉन्स्टर भी नहीं, लेकिन जैसे ही सूरज उगेगा ये हमें आसानी से देख लेगा और अटैक करेगा। तब हमारी एकमात्र एडवांटेज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चली जाएगी। अगर हमें वैसे भी लड़ना है तो बेहतर है कि हम पहले हमला करें। चेंजिंग स्टार ने चारों ओर देखा और जोड़ा, अंधेरा पूरी तरह नहीं है, हालांकि बेयरली मैं अभी भी देख सकती हूं। जैसे ही नाइट आ जाएगी ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमें पहले अटैक करना होगा और जल्दी। सनी ने सिर हिलाया। इससे ये नहीं समझा कि हम इसे कैसे मारेंगे। वो चीज 8 स्कैवेंजर्स को बस कुछ नहीं समझते हुए हरा देती है। हम उसके ओपोनेंट्स भी नहीं हैं।
हमें उसकी वीकनेसेस भी नहीं पता। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर पॉज के बाद उसने कहा, ये सिर्फ एक अवेकेंड मॉन्स्टर है। सनी उसकी डिसबिलीफ में उसे घूरने लगा। सिर्फ अवेकेंड मॉन्स्टर? क्या तुम भूल गई कि हम तीनों केवल स्लीपर्स हैं? डोमेंट ह्यूमंस अवेकेंड बीस्ट से निपटने में सक्षम नहीं होने चाहिए और स्कैवेंजर्स मार पाना ही एबनॉर्मल है। उसने पीछे मुड़कर देखा, अनडिस्टर्ब्ड, और सिंपली कहा, लेकिन हम एबनॉर्मल हैं। सनी वहां खड़ा रह गया, मुंह खुला। नेफिस ने साय लिया, तुम और मैं दोनों ऑर्डिनरी स्लीपर्स नहीं हैं। आरंट वी? डिनाई मत करो, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति यहां सर्वाइव नहीं कर पाता। इस बीच चेंजिंग स्टार ने कहा, तुम, मैं, प्लस तुम्हारा अवेकेंड बीस्ट एको के रूप में, प्लस सरप्राइज अटैक का एडवांटेज। मैं ये नहीं कह रही कि ईजी होगा, हम मर सकते हैं, लेकिन अच्छा चांस है कि नहीं? उसने अपनी स्वॉर्ड की सिल्वरी ब्लेड की ओर देखा और कुछ सेकंड बाद जोड़ा, वैसे भी, जैसा मैंने कहा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सनी ने दांत कसे, लॉजिकल रिटॉर्ट खोजने की कोशिश की। हालांकि उसकी रीजनिंग अजेय लग रही थी। उसे बस मॉन्स्टर से लड़ने का रियली बैड फीलिंग था। उस खामोशी में कैसी, जो अब तक क्वाइट थी, अचानक बोली, तुम हमारी मेन एडवांटेज भूल रहे हो। दोनों उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखे। ब्लाइंड गर्ल ने उन्हें फेस किया और हल्का सिर उठाया। हम इंटेलिजेंट हैं और मॉन्स्टर नहीं। उसके शब्द अंधकार में गूंज गए। सनी ने साय लिया। ऐसा लग रहा था कि बोनसाइड मॉन्स्टर से लड़ना इनेविटेबल है। कुछ समय बाद वो अंधकार में खड़ा था, सामने टेरिफाइंग क्रीचर को देखते हुए। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम और सॉम्बर था। एजोर ब्लेड टाइटली पकड़कर सनी ने धीरे से इनहेल किया। पहले जैसा ऑमिनस फीलिंग अब भी था, अब स्ट्रॉन्गर। मुझे ये पसंद नहीं है, उसने सोचा और एक्सेल करते हुए अपना हाथ उठाया। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।